नमस्कार। सक्षम लाइव के दर्शकों का मैं भागीरथ सिन्हा तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज बृहस्पतिवार दिन है और बृहस्पतिवार को हमारा प्रोग्राम होता है मेरी दास्तां मेरी कहानी। तो आज आपके सम्मुख वो दास्तां वो कहानी नहीं है जो आप डायरेक्ट सुनेंगे, लेकिन मैं आज जो आपके सामने दास्तां रखने जा रहा हूँ, जिस मुद्दे पर हम बात करने चाह रहा हूँ मैं आपसे, मुझे लगता है कि आपके घर में अगर आपके भी बच्चे हों, किशोर बच्चे हों, युवा बच्चे हों, उनको साथ ले लें और एक साथ बैठ कर के आइए हम एक दूसरे के आमने सामने होकर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं और देखते हैं कि हम इस समाज की ढांचा में आज किशोरावस्था से लेकर युवावस्था में जो आने वाली जो सफ़र है, इस सफ़र को किस प्रकार हम तय करते हैं। तो आइए इस सफ़र के लिए, इस सफ़र को समझने के लिए आप सभी युवाओं का, आप सभी किशोरों का हमारे प्रोग्राम में सक्षम लाइव में स्वागत है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि किशोरावस्था क्या है। किशोरावस्था एक उम्र है। यह उम्र जो शुरू होता है 18 से 19 वर्ष के बीच का उम्र होता है। यह उम्र अगर कहा जाए मनुष्य के जीवन में, यह पुरानी जगत के सभी मनुष्यों के जीवन का एक बसंत काल कहलाता है, स्वर्णिम युग कहलाता है कि यही वो उम्र है जिस उम्र में हमारी भावनाएं, जिज्ञासा, उत्कंठा और हमें समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने की हमें अपने आप में जिज्ञासा और ज़रूरतें महसूस होती है। यह वही उम्र है जिस उम्र में लोग अपनी तनिक भी उसकी बरतसना या यूँ कह सकते हैं कि अपने बारे में किसी भी प्रकार का शिकवा शिकायत सुनने के लिए वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये वही उम्र है, उड़ान भरी उम्र है। ये जीवन का वो पल है, वो उड़ान है जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ दिखता है। उन्हें हर पल जीवन की उन सच्चाइयों और उन सफलताओं से वो रूबरू होने की कोशिश करता है, ऐसा मानते हैं। ऐसा वो वान उनके जीवन में वो तरंगे उठता है जिससे कि जीवन को सफल और सक्सेस बनाने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यूँ हम कह सकते हैं यही उम्र है, अगर इन्हें सही ढंग से सींचा जाए, उन्हें आत्मविश्वास के साथ और सही दशा और दिशा दिया जाए, तो जीवन में वो एक सफल नागरिक बन सकता है और बनता है। लेकिन यही वो उम्र है कि अगर इस उम्र में सही से देख रेख ना किया जाए, केयर ना हो, उन्हें सही मार्गदर्शक ना हो, अभिभावक, शिक्षक, दोस्त, अगर यह सही ना मिले, तो यह उम्र भटकावपूर्ण भी होता है। ठीक है, वैसे ही जैसे कि एक युवा अपने उम्र के साथ साथ, काम करने के साथ साथ अपने जीवन के जिस तरह से यूँ थकावट को मिटाने के लिए कहते हैं कि नशे की ओर बढ़ता है, और उस नशे में को वो एक मनोरंजन कहता है, ना कि वो शरीर के लिए अपने आप में जितना भी कहा जाए कि वो हानि पहुंचाने वाली चीज़ें हैं, वो उस समय उन्हें हानि सा नहीं लगता है, बल्कि ये कहता है कि ये हमारी थकावट था, इन्हें दूर करना है। लेकिन निरंतर इसी चीज़ में डूबे रहना भी, खो जाना भी, एक समय ऐसा आता है कि लोग उसके शिकार हो जाता है। और यही वो उम्र है, एक अच्छा सा उन्हें केयर, देख रेख और मार्गदर्शन मिले तो योग्य नागरिक, और अगर कहीं भी एक भटकाव आ जाए तो अयोग्य नागरिक
होने में तनिक भी देर नहीं लगती है। ये इतना जिज्ञासापूर्ण उम्र होता है कि इन्हें काम और काम साथ साथ योगा ध्यान अध्ययन और जिन भी कामों में मनोयोग से लग जाए वो काम जरूर सफल होता है, क्योंकि इनकी मन की वाणी जो है, अथाह जो विश्वास है इनके अंदर, जो ऊर्जा है, वह ऊर्जा इनके साथ होता है। तो इन तमाम चीज़ों में, क्योंकि यही वो उम्र है 12 से 19 का, हालांकि कुछ बच्चों में या कुछ लोगों में कह सकते हैं कि यह उम्र 20-22 तक भी होता है, लेकिन एक सैद्धांतिक रूप से 12 से 19 मानते हैं इसे। इसी उम्र में किशोरावस्था में बच्चों के शारीरिक बदलाव होता है, उनके अंदर अलग हार्मोन्स का बनना शुरू होता है, जो विपरीत लिंग के प्रति उनका आकर्षण भी होता है। यह जिसको हम सीधे तौर से कहे कि एक दूसरे के प्रति आकर्षण, एक दूसरे के प्रति विश्वास, एक दूसरे के प्रति समझना, उनमें खोना और एक दूसरे के बातों में डूबे रहना उन्हें ज़्यादा अच्छा सा महसूस होता है। यह उम्र ही वही होता है सबके इस उम्र के साथ, सभी के साथ। ऐसा नहीं है, बड़े बड़े ऋषि महात्मा से लेकर एक आम इंसान तक इस उम्र में जब इस उम्र से जब गुजरता है तो उनके साथ भी ऐसा ही अनुभूति होता है, अनुभव होता है। इसलिए भी ये सामूहिक परिवर्तन और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना पूरी तरह से प्राकृतिक, नेचुरल है। बस यहाँ जो बात होती है कि इतना ना खो जाए कि जीवन की हमारी लालसाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं और हमारा लक्ष्य हमसे दूर चला जाए। अच्छी बात है, प्यार होना अपराध नहीं है, प्यार करना गुनाह नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं, हमारी सारी पृथ्वी परिवार की तरह है। कब? जब हम प्यार को स्थान देते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे के विश्वास को जीतते हैं। यही तो बात है। तभी तो हम भाई, चाचा, ताऊ, पापा, फूफा, नाना, नानी रिश्तों का कद्र करते हैं। इसी के साथ साथ एक नए रिश्ते भी पनपता है, एक से दो होने के रिश्ते, दो शरीर एक जान होने के रिश्ते, जिसको हम एक लड़का और लड़की के बीच का प्यार कहते हैं। इंसान पारिवारिक जीवन में हमारे समाज की जो ढांचा है, हमारे समाज की जो बनावट है, इसे सुदृढ़ करने के लिए, समाज को एक व्यवहारिक और नैतिक रूप में लाने के लिए, इसके लिए समाज में विवाह रूपी एक संस्था बनाई गई है, जो एक उम्र के बाद उन्हें इसके लिए छूट दी जाती है, आज़ादी होती है कि अगली जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी नई संतति को आगे लाने के लिए। क्योंकि पढ़ाई के साथ अपना कैरियर और कैरियर के साथ जीवन में एक लक्ष्य जो होता है रोजगार की, चाहे वो नौकरी से हो, चाहे अपना स्वरोजगार हो, जिस भी तरह का काम हो, वो तमाम काम के एक मुकाम को जाने के बाद समाज और परिवार भी शादी के लिए उन्हें अनुमति प्रदान करता है।
लेकिन यही वह उम्र है जब पढ़ाई और अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने का जब पल होता है, तो कुछ बच्चे इस चक्र में फंसकर, इस चक्रव्यूह में फंसकर अपनी कैरियर को बुरी तरह से खराब कर लेता है, जो आगे चल कर के केवल और केवल उनके लिए पछताना ही रहता है। मेरे दोस्तों, ऐसा मुमकिन भी नहीं है कि इससे बचा भी जा सकता है। हाँ, मुमकिन ये है कि इसको अच्छी तरह से जिया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है और अपने लक्ष्य को निर्धारित कर उस लक्ष्य को बढ़ने में कारगर सिद्ध हो सकता है। किशोरावस्था ही वह विक्रांत है, वह पोत है, वो जहाज है जो समुद्र की उफनती लहरों को भी चीर कर जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर सकता है, क्योंकि अदम्य साहस होती है, उसमें उत्साह होती है, जोश होती है। किसी विद्वानों ने कहा है कि उठने की अदम्य साहस है जिसके अंदर, कौन मिटा सकती है, कौन डुबा सकते हैं उनकी किश्ती को। यह वही उम्र है, यह वही पल है, यह वही अदम्य साहस और उत्साह है उसके अंदर का। तो बात करते हैं कि भाई ये तमाम चीज़ों में ये जो भटकाव है और हमारी जो शारीरिक बदलाव है, इसको समझना और इसके अनुकूल अपने आप को प्रिपेयर करना, तैयार करना, वो लाजमी है। कुछ समाज में तो ऐसे है कि भाई लड़का लड़की को आपस में बात करना भी बहुत बड़ा गुनाह कहते हैं, बहुत बड़ा अपराध मानते हैं। होता होगा समय के साथ साथ, समय के कालखंड में ये परिवर्तन, ये बदलाव भी आया है। वाइड स्कूल में हमने भी पढ़ा है, लड़का लड़की हम लोग साथ में पढ़े हैं, हमने भी देखा है जीवन में ये अनुभूति, ये अनुभव हमें भी मिला है। लेकिन वो जो हमारा गाइड था, हमारा पेरेंट्स, हमारे आसपास का दोस्त, हमारा समाज, इसको लेकर के बड़े सजग हुए थे और कहीं भी तनिक भी भटकाव की ओर जाने के बाद तुरंत पटरी पर गाड़ी पर लाने का कोशिश करते हैं, तो वो भटकाव से हमें लगता है कि हम बचे और कुछ ना कुछ हमने जीवन में जो हम चाह रहे थे, अंशतः पूर्णतः तो नहीं लेकिन अंशतः हम आज जरूर उसको फॉलो करते हैं, उस पर हैं काबू और उस पर हम टिके हुए हैं जो हमने अपने जीवन में चाहा था। मुझे लगता है कि आज इस पर भी एक चर्चा है कि शिक्षा और विद्या के अंतर को जब हम देखते हैं, शिक्षा केवल और केवल वो किताबी ज्ञान है, वो किताबी चीज़ है जो पढ़ाया और चला गया। ठीक वैसे ही जैसे एक ट्यूशन पढ़ाने वाले ट्यूटर होते हैं, आए अपने सिलेबस को उठाया, सिलेबस तैयार करवाया, छुट्टी। जीवन में जब आपको किताबी ज्ञान के साथ साथ समाज के इन आवरणों को जब तक कि अपने बुजुर्गों का, अपने से सीनियर का यह आशीर्वाद या अनुभव प्राप्त नहीं होता है, वह विद्या नहीं है, वही शिक्षा है जिसको कि आपने केवल किताबों में पढ़ा, दोस्तों से सुना और आपने उसको फॉलो करना शुरू किया। लेकिन अगर हम बात करें कि अमुक चीज़ें, अगर मुझे पता है कि यहाँ से नई दिल्ली जाने में
बस 1 घंटा का समय लेता है, बाइक 15 मिनट का समय लेता है, और पैदल हम 2 घंटा का सफ़र तय करते हैं, तो बेहतर हम क्या बता सकते हैं जिसका कि हमने अपने द्वारा तय किया। ये विद्या है। एक छोटी सी उदाहरण है, जैसे कि एक बच्चे ने देखा कि एक सेब के पेड़ से सेब गिरा और जमीन पर आके गिरा है। बहुत सामान्य सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे ही गिरेगा। लेकिन उस बच्चे की इस जिज्ञासा ने, उसकी इस जोश ने उसे गुरुत्वाकर्षण की खोज करने पर अग्रसर किया। और आप जानते हैं, आप मानते हैं, और यही गुरुत्वाकर्षण के कारण आज हम हवाई जहाज की सफ़र करते हैं। ये वही युवा मन, यही किशोरावस्था की देन है, सोच है, उत्कंठा है, और बहुत सारे जो इस युवा मन ने तैयार किए हैं। और हमारी आज की भी जो शिक्षा पद्धति है, केवल और केवल शिक्षा बन के रह गई है, विद्या नहीं है। क्योंकि हमारे देश में कालखंड में आदि युग से हम विद्या अध्ययन करते थे, विद्योपार्जन करते थे, शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा से बांध दिया गया। केवल क्लर्क पैदा हो सकता है, टीचर पैदा हो सकता है, नौकर पैदा हो सकता है, चपरासी पैदा हो सकता है, लेकिन साइंटिस्ट नहीं पैदा हो सकता है, वैज्ञानिक नहीं पैदा हो सकता है। क्योंकि उसको अपने तरीके से उनका जो अनुभव है, उनके बुजुर्गों का जो अनुभव है, उनको अपनी कसौटी पर लेकर और उस पर विमर्श कर, उस पर जो मंथन करके एक नई चीज़ों की सृष्टि करना, निर्माण करना, आविष्कार करना हमारे यहाँ शायद कालखंड में आकर के धूमिल हो चुका है। इसके पीछे एक ये भी कारण है कि उसका हमारे देश में सम्मान नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक समय तो हमने रामायण में सुना, बोलते रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। साथ ही साथ उसमें एक यह भी आया कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। मेरा मानना ऐसा है, ये जो वाक्पटुता का, चापलूसी का, चमचागिरी का जो समय है, ये यही है। और ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की दोष है। और ये हमें हमारे देश के ऊपर जो हजारों वर्षों से गुलामी की दास्तां रही, कभी पुर्तगालियों का, कभी हुन का, कभी बाबरों का, सिकंदर का, और बाद के बाद जो अंग्रेज़ों ने जो हमारी पूरी सभ्यता संस्कृति को ध्वस्त जो किया, ये इसका भी परिणाम है। एक चीज़ और, पूरे दुनिया में भारत ही विद्या का केंद्र रहा है। हमारे भारत देश में 3 यूनिवर्सिटी विश्वविख्यात रहा है। मैं आपको बताऊं, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और एक विद्यालय हुआ है, जो विश्वविद्यालय हमारी पूरी दुनिया को विद्या से जोड़ता रहा है। और जितने भी हमारे देश में आक्रमणकारी आए, जितने भी शासक आए बाहर से, उन्होंने क्या किया आकर के? हमारी सभ्यता संस्कृति पर ही हमला किया। हमारी तमाम यूनिवर्सिटियों के जो बुक्स थे, जो हमारी ग्रंथ थी, जो हमारी शोध के जो रास्ते थे, उन तमाम रास्तों को क्या किया उन्होंने? जला दिया।
तीनों यूनिवर्सिटियों में जो आग लगी, कहते हैं कि कई वर्षों तक वो आग बुझाने में समय लगा था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी मुझे याद आ गया, तीसरा यूनिवर्सिटी जो है तो वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है। फिर से मैं दोहराता हूँ, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये तीन यूनिवर्सिटी जो पूरी दुनिया को भारत में विद्या से जोड़ा। और तमाम तीनों यूनिवर्सिटियों में वही ग्रंथ, वही चीज़ें था जो हमें विद्या से जोड़ता था, अर्थात आविष्कार करने के लिए सिखाता था, स्वरोजगार के तरफ बढ़ने के लिए सिखाता था। काश अगर आज हमारे पास वो संपत्ति होती, वो ग्रंथ होता, तो हमें लगता है कि हमारे भारत देश में, जिसको हम सोने की चिड़िया बोलते हुए आए हैं, यूँ तो होता, तब होता जब सबके पास हर हाथ को काम होता। इतनी बड़ी बेरोजगारी की लंबी लाइनें नहीं होती, क्योंकि आज हम विद्या से महरूम हैं, आविष्कार से महरूम हैं, और हम तमाम इस उम्र के इस पीढ़ी से यही आज हमारा संवाद करने का विषय है। और संवाद का यही मूल मंत्र है कि हमें कभी भी पिछलग्गू नहीं बनना है, हमें चपरासी और नौकरी के पीछे ही नहीं दौड़ लगाना है, हमें आत्मनिर्भर होकर के स्वरोजगार की खोज करना है, खोजी बनना है, आविष्कारक बनना है, आविष्कार करना है। लोगों ने पुराण, उपनिषद, महापुराण, काव्य, महाकाव्य, यही की भूमि पर, भारत भूमि पर ही विद्वानों ने दिया है। ये तमाम चीज़ें हमें अपने आप को खोजने के लिए, अपने आप में उतरने के लिए, हम क्या हैं, हम किस लिए पैदा हुए हैं, हमें क्या करना है, किस प्रकार करना है, यह मार्ग बताता है। क्यों हैं, कैसे हो गए ये मायने नहीं है, किस कुल में पैदा हो गए ये भी मायने नहीं है, किस स्थान पर पैदा हुए ये भी मायने नहीं है, किस प्रयोजन से हम जी रहे हैं, हमारा जीने का प्रयोजन क्या है, हमारा मकसद क्या है, यह मकसद भी हमें निर्धारित करने का यह उम्र सिखाता है। यह खोज करने के लिए यह उम्र हमें बताता है। मैं अपने साथियों का कुछ कमेंट्स ले लेता हूँ। कुछ साथियों ने क्या कमेंट्स भेजा है, मैं आपको पढ़ करके जल्दी जल्दी में सुनाता हूँ। विलम्ब हो गया है। थोड़ा वक्त देंगे, मैं चीज़ों को आगे लेकर चलता हूँ। फिर तो अब हमारे पास यह अवसर है, अवसर यह है कि इस समय आप जिस भी कक्षा में हैं, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप मनोयोग से पढ़ें, स्वाध्याय करें, स्वाध्ययन करें। सिर्फ कोर्स में दिए हुए चीज़ों को सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना है, उन्हें आत्मसात करना है, अपने जीवन में उतारना है और उस पर अपनी विचारधारा बनाना है, अपनी दशा और दिशा को तैयार करना है। इस पर यह हमारे साथ सुनहरा अवसर है, हमें इसे भुनाना चाहिए, क्योंकि 50 साल से लेकर के आज तक जो सिलेबस है वही है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, वो बदलता गया।
और तो और कहें, एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, 50 के 50 बच्चों के लिए एक ही बुक्स है, लेकिन कोई बच्चे जीनियस है, किसी बच्चे को 99%, किसी को 95% और कोई 35% में ही क्यों अटक जाता है? क्या वजह है? पढ़ाने वाले टीचर भी वही है, ये 50 के 50 बच्चों को एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं। फिर ये अंतराल, ये गैप कैसे हो जाता है? ये गैप इसीलिए होता है क्योंकि हम विषयवार जो अध्ययन करने का हमारा जो तरीका है, जो उसे समझने और उस पर मंथन करने का जो हमारा तौर तरीका है, हम उस पर पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते हैं। ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा अवसर है पहचानने के लिए। मैं किसी को छोटा या बड़ा, ऊपर नीचे निकल के नहीं देख रहा हूँ। मेरा मानना सिर्फ इतना है कि इसलिए भी होता है कि हमने स्वाध्यायन नहीं किया, ठीक तरह से नहीं किया, किताब को केवल पढ़ा, उठा के रख दिया। एग्जाम का एक निश्चित समय सीमा है, पढ़ने के लिए आपके पास पूरा साल बाकी है। यही कारण हो सकता है कि पूरी साल आपने पढ़ाई नहीं की, एग्जाम के समय में पढ़ना शुरू किया, या पढ़ा तो सिर्फ पढ़ा ही पढ़ा, गढ़ा नहीं। तो ये हमारे पास कुछ अपना अनुभव कहता है कि हमें इन अवसरों का फ़ायदा लेना चाहिए, और तभी हम उन प्रतियोगिताओं में हम अपने साथियों से, हम अपने समकक्ष विद्यार्थियों के मुकाबले उनके बराबर में जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं अपने दिल की बात, मैं प्रथम क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक फर्स्ट पास किया हूँ अपने स्कूल में। ये नहीं कि मैं ऐसा कह करके अपनी बुराई कर रहा हूँ, नहीं, मैं आपको इससे जो आगे कह रहा हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग और सुनने वाली बात है। 10वीं क्लास तक फर्स्ट किया, और मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई चलो जो इंटर है उसको साइंस से करते हैं। लेकिन मेरी कभी जिज्ञासा और कभी उसके प्रति जो लगन है साइंस के प्रति था नहीं। मैं आर्ट्स पढ़ता था, आर्ट्स के प्रति मेरा लगन था। लेकिन दोस्तों ने कहा कि इतना कुछ करने के बाद अगर तुम ये कह रहे हो तो भाई एक बार करके तो देखो, चलो कुछ रास्ते निकल जाए। मैंने दोस्तों के कहने से अपने मन की बात, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग नहीं किया। मैं अपने दोस्तों के कहने से साइंस ले लिया, पढ़ाई किया, और इंटर की जब परीक्षा दिया और जब परिणाम आए, मैं आपको बताऊं कि मैं अपना सिर नहीं उठा पाया, मैं फेल हो गया। और फिर मैंने अपने दोस्तों से बैठ करके बात किया कि आपको तो मालूम है कि मैं आपके कहने से लिया, मेरी गलती थी, ठीक है, लेकिन मुझे पता था कि परिणाम ऐसा ही होगा। तो ध्यान रहे, अगर आपको जिसके प्रति आस्था है या जिसमें आपकी पूर्ण पकड़ है, जिसमें कि आप स्वाध्ययन और मंथन कर सकते हैं, आप नई विचारधारा तैयार कर सकते हैं, उस विषय को लेकर के आगे बढ़ना जरूरी है, उस विषय का अध्ययन करना जरूरी है, ना कि उम्मीदों के साथ कि किसी के दोस्त ने कहा। बहुत सारे पेरेंट्स भी बोलते हैं जब परिचय करवाता है, देखिए ये मेरा लड़का है जो पढ़ लिख करके डॉक्टर बनेगा, ये मेरा लड़का है जो पढ़ लिख करके इंजीनियर बनेगा, ये हमारी बिटिया है जो पढ़ लिख करके गृहिणी बनेगी, ये हमारी ये बिटिया है जो पढ़ लिख करके ये बनेगी। आखिर क्यों, क्या जरूरत है, आप क्या कहना चाहते हैं? ये तुलनात्मक, यह जो परिचय है, यही परिचय, मुझे ऐसा मेरा मानना है कि ये भटकाव है, कोई जरूरत नहीं है। क्या बनना है ये आप तय नहीं कर सकते, ये तय तो नहीं करना है कि क्या बनना है। हाँ, कैसे बनना है, तरीका क्या है,
ये आप जरूर सुझाएं। और अगर मुझे लगता है कि अगर मैं ये अपने अनुभव से मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो आगे चल कर के पढ़ाई अपनी की आर्ट्स से, तो मैंने इंटर भी फर्स्ट क्लास पास किया, मैंने बीए भी फर्स्ट क्लास पास किया और आगे की पढ़ाई भी पास किया। मैं ये मेरा आत्मविश्वास था कि मैं आर्ट्स से पढ़ना चाहता हूँ। ऐसे ही हमें अपने समाज में, हमें अपने बच्चों को भी आत्मविश्वास दिलाने की ज़रूरत है, विश्वास दिलाने की ज़रूरत है। उनमें ये आस्था और ये जिज्ञासा पैदा करने की ज़रूरत है कि पढ़ाई कैसे होता है, जीवन के भटकाव क्या क्या है, जीवन में अवसर क्या क्या है और कौन सा रास्ता हमें चयन करना है, किस रास्ते पर हमारा जीवन सफल और सक्षम होगा। अब हम बात करते हैं, जुड़ा हुआ हमने विषय को तो आगे लेके चला गया, लेकिन मैं फिर उसको समेट रहा हूँ कि क्या करें और क्या ना करें। जैसा कहा कि पेरेंट्स जो परिचय करवाते हैं, यह कर करके वो कोई जरूरत नहीं है। रास्ता आप जब वो दिखाएं, उंगली पकड़ के नहीं, खोजी वह तभी होगा जब अपने अध्ययन के साथ थोड़ा खेलेगा भी, थोड़ा दोस्तों से बात करेंगे, अपना आपका जो पारिवारिक संस्कार हैं, रिश्ते नाते हैं, उन्हें भी समझेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके जीवन को बेहतर बना सकता है। वो तमाम खुला मौका उनके सामने देने की ज़रूरत है। अगर वो मौका उन्हें दिया जाए और उस पर हमारी पैनी नज़र रहे, निगरानी हमारा रहे, तो वो सफल होता है। क्या नहीं करें, कभी भी एक दूसरे बच्चे का एक दूसरे से तुलना नहीं करें, उन्हें एक दूसरे के सामने नीचा दिखाने की भूल ना करें। कभी भी सामूहिक रूप से, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे घर हो, या लड़का से किसी लड़की को, या किसी लड़की से किसी लड़के को डांट लगवाना या झापड़ लगवा देना, यह उनके आत्मविश्वास को छोटा करता है, उनकी मनोदशा को, उनकी मोरल को कमज़ोर करता है। उनकी अपनी आइडेंटिटी रहने दीजिए, उनकी उस आइडेंटिटी को निखारने का कोशिश कीजिए जिसके दम पर वो खुद कुछ कर सकता है। वह गुण उसमें परखने की ज़रूरत है जिससे कि वो बेहतर कर सकता है। आप उसको परखें, उसको देखें, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक अच्छा रास्ता होगा। मैं अपने सभी दर्शकों का शुक्रिया करता हूँ कि आप सभी हमें सुन रहे हैं और आप हमें अपना महत्वपूर्ण सुझाव परामर्श जरूर दें। जो साथी हमें देख रहे हैं, अभी तुरानी है, सविता अहिरबार, सचिन यादव और भी बहुत सारे जो मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन आप सभी ने अच्छा संदेश लिखा है। मैं चाहता हूँ कि आपका इस तरह के और भी अच्छे परामर्श हमें मिले ताकि हम अपने पीढ़ी में अपने युवाओं के साथ इसका चर्चा कर सके, शेयर कर सके। तो ये रही सावधानियाँ जो हमें नहीं करना है, और वो सभी के लिए है, पेरेंट्स के लिए भी है, स्कूल के लिए भी है, रिश्तेदारों के लिए भी है, परिवार के लिए भी है। अब हम बात करते हैं कि अभिभावक, शिक्षक, समाज, परिवार, हम सब की जिम्मेदारी क्या है। तो मैं
एक एक करके बात करते हैं कि अभिभावकों की जिम्मेदारी पर बात करता हूँ। अभिभावक उनकी दिनचर्या तैयार कर सकते हैं, उनके पठन पाठन का शेड्यूल बना सकते हैं, कब क्या पढ़ाई करना है, कब स्कूल टाइम टेबल स्कूल का फिक्स है, या विषयवार उनका पढ़ाई करना है कि भाई अगर आपके 8 विषय हैं तो किस तरह से अध्ययन कर सकते हैं आप, उसमें आप बच्चों का मदद कर सकते हैं। कि आपके दोस्त किस प्रकार का हो सकता है, कैसे बच्चों के साथ आपको दोस्ती करनी चाहिए वो बता सकते हैं, वो इशारा आप कर सकते हैं, कुछ दोस्तों से मिलवा सकते हैं। आपका आहार विहार खान पान क्या हो, इस पर आप ध्यान दें। व्यायाम, योगा, ये तमाम चीज़ें उनसे शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ इस उम्र में प्रश्न भी उनके पास, जिज्ञासा जो जानने की जो इच्छा है वो अपार होती है। तो जब कभी भी आपसे वो क्वेश्चन करता हो तो मुझे लगता है कि फ्रेंडली, एक मित्रवत उनके साथ समाहित होकर के, उनके साथ घुल मिल करके उनसे बातचीत करें और उनके किसी उसका ध्यान रहे कि उनके भावनाओं को ठेस ना पहुँचे और उनके प्रश्नों का आप सीधा सीधा जवाब दें, घुमा फिरा करके ना दें। कुछ जटिलताएं हो सकता है, कुछ प्रश्नों की अपनी मान्यताएं हो सकता है, और मुझे लगता है कि कई बार हमें उसका जवाब देने के बजाय हम उन प्रश्नों का जवाब का हल करने का रास्ता उन्हें सुझा सकते हैं, एक सूत्र दे सकते हैं और उस सूत्र के माध्यम से कोशिश कर सकते हैं कि वो खुद भी कैसे इसका हल कर सकता है। अब हम बात करें कि हमारे शिक्षकों का क्या योगदान है एक किशोरावस्था से युवा पीढ़ी में सफर को लेकर के, कि हमारे गुरुजी हमारे अध्ययन के लिए सिलेबस के साथ साथ हमें अलग की जो पढ़ाई होता है, जैसे पुस्तकालय में जाना, वाचनालय में जाना, अपने दोस्तों के साथ विषय के साथ वाद विवाद करना, चर्चा करना, कैसे होते हैं, निबंध प्रतियोगिता होता है, क्विज कंपटीशन होता है, अंतराक्षी होता है। ये जो गेम है, ये जो जीवन की जो सीखने सिखाने की जो कला है, इसको उन्मुक्त कर सकते हैं, इन्हें बता सकते हैं। साथ ही साथ शिक्षक ये भी बच्चों को बता सकते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ विषयवार जो दिया गया सब्जेक्ट है, जो दिया गया सिलेबस है, उससे बाहर की और क्या क्या पढ़ाई करेंगे जो आपकी जिज्ञासा को पूर्ति कर सकता है, जो आपके विद्या के भंडार को बढ़ा सकता है। ये हमें टीचरों से सीखने के लिए मिलता है और ये टीचर बताते हैं। अब बात हम करते हैं समाज की। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये उम्र एक साथ भटकाव का भी उम्र होता है। इस भटकाव को ठीक करने के लिए समाज की अहम जिम्मेदारी होती है। कई बार आपने सुना होगा कि अमुक का लड़का अमुक व्यक्ति के लड़की के साथ भाग गया, या अमुक लड़की अमुक लड़के के साथ भाग गया। ये समाज में जंगल के आग की तरफ फैलता है, बनिस्पत केवल और केवल भर्त्सना करते हैं और बुराइयों पर हम ज़्यादा नज़र डालते हैं कि ये इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, बल्कि हम ये नहीं कहते हैं कि अगर वो जीवन के एक पड़ाव को पार किया
अगर वो शिक्षित हो गया तो वो रोजगार की तरफ जा रहा है, और अगर ये उनसे गलती हो गई तो उस पर ये सुधार करके एक परिवार को कैसे बसाया जा सकता है, उसे मजबूत आधार कैसे दे सकते हैं। समाज की जिम्मेदारी है। क्यों भागा वो? आपके डर से ही तो भागा, समाज के डर से ही तो भागा, परिवार के डर से तो भागा वो। अगर परिवार और समाज उसको ध्यान में रखता, उन्हें सही गाइड देता, तो भागता ही क्यों? शादी ही तो करने हैं भाग करके। भागने के बाद जानना करना क्या है? शादी ही तो करने हैं। करते भी हैं, बहुत सारे लोग शादी करते हैं। लेकिन कुछ समाज की ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कहते कि ये गलत है, लेकिन समाज का एक और पहलू है जो इसको कुछ जगहों पर एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन अगर हम इसको समय रहते एक्सेप्ट करते हैं तो वो जो दो युगल है उसका लाइफ सुदृढ़ और सफलता की ओर जाता है। लेकिन अगर हम इसके पीछे लग जाएं और इनकी बुराइयों की तरफ देखें कि इन्होंने समाज में नाक कटा दिया, हमारी तो पगड़ी ही उतार दी, तो वो आपके डर से भागता फिरेगा, आप उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे और दो जिंदगी बनने के बजाय बर्बाद हो जाता है। और इसका एक और पहलू है जो मजबूत सा पहलू लग रहा है आज के समाज में। यहाँ जो हरास होता है, यहाँ जो दिखने के लिए मिलता है, वो कि जो जाति आधारित जो व्यवस्थाएं हैं वो टूटता सा नजर आता है। जो हमारे आपस के जाति आधारित जो भेदभाव रहा है वो टूटता सा नजर आता है। अच्छी बात है, बेटी बेटी का संबंध होना चाहिए, और इससे बेहतर और कोई वास्ता नहीं हो सकता है। आप बताइए, कभी अरेंज मैरिज, कभी जाति से बाहर सुना है आपने कोई उदाहरण? एक आध उदाहरण भी बहुत कम, नहीं के बराबर है। लेकिन अगर लव मैरिज होता है तो जातियों से बाहर, धर्म से बाहर, गोत्र से भी बाहर, प्रांत से बाहर, देश से बाहर होता है। यही तो जिज्ञासा है, यही तो ये उड़ान है मन की, यही वो उम्र है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी को ये करना चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि समाज की कुछ कुरीतियों को दूर करने के लिए, जैसे दहेज प्रथा, जैसे जाति प्रथा, जैसे छुआछूत, रूढ़िवादी व्यवस्था, इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, कम करने का एक यह हथियार हो सकता है, एक ये रास्ता हो सकता है। और यह समाज की जिम्मेदारी है। समाज इसको बखूबी उठाए। कुछ तो समाज के ठेकेदार इन्हें इतना बड़ा तूल देता है कि बेचारे ऑनर किलिंग पर मजबूर जाता है। कोई फादर, कोई मदर, कोई अपने बच्चों को मारना नहीं चाहता है, जिंदगी लेना नहीं चाहता है, लेकिन समाज की व्यवस्थाएं उसको इतना तूल दे देता है, उसको इस कदर तोड़ के रख देता है कि ऑनर किलिंग तक की जघन्य अपराध भी समाज में होता है। गलत है, ये समाज की जिम्मेदारी है। क्यों भाई, क्यों पगड़ी लेकर के आप बैठे हैं? हम 21वीं सदी को पार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 21वीं सदी का भी 20 वर्ष हम पार कर रहे हैं। अब नहीं तो कब? अब तो हमें बदलना चाहिए, अब तो सुधरना चाहिए। और ये समाज बखूबी इस पर कुछ जगहों पर कर रही है। कुछ ऐसे हठधर्मी कट्टरपंथी लोग हैं जहाँ नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसे राज्य भी हैं, कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जो इस आभरण को बनाए हुए हैं। वो दिन भी दूर नहीं जब यही यो युवा मन, यही यो किशोरावस्था इस व्यवस्था को तोड़ेगा। टूटना भी चाहिए। क्या रखा है? हम इंसान पैदा हुए, दो ही तो प्राणी है, स्त्री और पुरुष का। इसी के मिलन से तो अगली पीढ़ी पैदा होता है, अगली संतति तैयार होता है।
तो फिर बनाया क्यों ये जाति धर्म क्यों बनाया? क्यों मानेंगे? नहीं मानने से कोई फर्क पड़ता है क्या? कुछ बिगड़ जाता है क्या? लेकिन एक जो अच्छा होता है वो नया परिवार तो तैयार होता है, जिंदगी तो जीता है। ये समाज की जिम्मेदारी है। और तभी जो समाज में जाति धर्म वर्ग, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, गरीब अमीर, इन सब का जो खाई है ये पट सकता है, ये पाटने में हम सफल हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो आज के पीढ़ी को और क्या क्या करने की ज़रूरतें हैं, क्या बदलाव की ज़रूरत है, किस तरह से और समाज में वो बदलाव का पैगाम ला सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है समाज के लिए, अपने लिए और आने वाले अपने पीढ़ी को देने के लिए। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए आज ऐसी परिस्थितियां पूरी दुनिया में है कि किसी एक के काम करने से परिवार नहीं चलता है। आज बहुत से कपल्स काम करते हैं मिलजुल करके, अपना घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं। ये भी वर्जनाएं, ये भी जो बाधाएं हैं यहीं से टूटेंगे। शिक्षित समाज होगा, बाल बच्चे शिक्षित होगा, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार के रास्ते खुलेंगे और युवक और युवतियां दोनों खुल करके रोजगार कर रहा है, करना चाहिए, उन्हें अवसर मिलना चाहिए, उन्हें अवसर देना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी जीवन की मौलिक अधिकारों को लेकर भी अगर हम बात करें, जीवन की मुख्य जरूरतों को भी अगर हम बात करें तो वो पूरा नहीं कर पा रहा। रोजगार तो बहुत बड़ी, बेरोजगारी तो हमारे यहाँ की बहुत बड़ी विकराल समस्याएं हैं। साथ ही साथ जो महंगाई का दर है उसका पैमाना वो इस कदर बढ़ा है कि घर से बाहर निकल करके देहवी लांघने के जो मजबूरी है वो लड़कों के साथ लड़कियों का भी होता है, बन गया है। अब समाज ऐसा माहौल बनाए कि खुल करके सभी काम करें। खुल करके काम करने का मतलब मैं लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कह रहा हूँ कि वो कहीं भी जाए, कभी भी आए, किसी भी कपड़े में जाए, किसी भी कपड़े में आए। आपका नज़रिया इस कदर से नहीं होना चाहिए कि वो क्या है, बल्कि ये होना चाहिए कि परिवार चलाने के लिए, दुनिया चलाने के लिए और अपने आत्मनिर्भर होने के लिए ये जो भी है, रोजगार जो भी है, काम जो भी है तो कर सकते। हमें क्या करना चाहिए, उसको सुरक्षित वातावरण मुहैया किस प्रकार कराया जाए उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर यूँ तो दिल्ली सरकार भी बोलती है कि जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, हम महिला सुरक्षा को लेकर के बहुत सारा संजीदगी हैं, बहुत संवेदनशील हैं। कितने संवेदनशील हैं, आए दिन की घटनाओं और टीवी अखबारों में पढ़ करके आप देखेंगे। सुबह आँख खोलते ही हाथ में पेपर लीजिए, टीवी खोलिए तो सबसे पहले ऐसे ही घटनाओं से मन रुग्ण हो जाता है। इन घटनाओं को रोकने के लिए, ऐसे कुकृत्य को रोकने के लिए स्वच्छ वातावरण, भयमुक्त वातावरण और महिला की सुरक्षित वातावरण बनाने की हमें जोर देना पड़ेगा।
और ये रोजगार सृजन का जो माध्यम है, अभी कौशल विकास योजना के तहत बहुत सारे काम और बहुत सारे कोर्स भी करवाए जाते हैं सरकार के तरफ से, लेकिन ये कितना कारगर है ये आप भली भांति देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन उतना नहीं हो सकता है जितनी आज की समाज की ज़रूरतें हैं। और ये सृजन तभी होगा जब खुल करके लोग बाहर जाएगा। छीना झपटी, छेड़छाड़, हिंसा मुक्त वातावरण होगा, तो मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी आने वाले कल का वो स्वर्णिम भविष्य होगा और भविष्य में हमें एक अच्छा मानव संसाधन प्राप्त होगा। हम क्यों भूल जाते हैं? हम ही यही वह देश है जहाँ भगत सिंह जैसे वीर पैदा हुए, हंसते हंसते फांसी को चूमा। यही वो जगह है जहाँ आज़ाद जैसे फौलाद पैदा हुए, जिन्होंने आज़ादी के लिए अंतिम सांस तक लड़कर और लास्ट जब गोली बचा तो अपने ही सिर में उतारा कि आज़ाद थे, आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे। युवा स्वामी विवेकानंद, हम उनके वंशज हैं, हम उसके परिवार, हम उस वंशज को मानने वाले हैं जिन्होंने कि दुनिया में लोहा मनवाया अध्यात्म का। हम सनातन धर्म और सनातनी होने का गौरव प्राप्त करवाया। उन्होंने एहसास करवाया दुनिया को कि हम क्या हैं, हम उनके वंशज हैं। फिर ये छोटी छोटी बाधाओं से हम लड़कर डटकर लड़े क्यों नहीं जो हम पीछे हटेंगे। और मैं युवा की, चूँकि हम किशोरावस्था और से लेकर युवा की सफ़र की बात करें तो हम इस पर जरूर हम चर्चा करेंगे। क्यों हम आज ऐसा बात कर रहे हैं कि हम भगत सिंह, आज़ाद, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष के वंशज हैं। आप देखिए ना, APJ अब्दुल कलाम हमारे वर्तमान राष्ट्रपति जी, जीवन में कितना कष्ट उठाए उन्होंने और किस सफलता को उन्होंने दिया। अग्निकीर्वाण मिसाइल, यही वो युवा मन है, हम उनके वंशज हैं। अब जो सावधानियां हैं वो क्या है कि हम इसी उम्र में आकर के नशे के लत के शिकार होते हैं, कुंठित होते हैं, अवसादग्रस्त होते हैं, तनाव में होते हैं और इसका समाधान हम नशा ढूंढते हैं। नहीं, जिस तरह से नशा में जाकर के लोग कुछ नया करने की जिज्ञासा रखता है, इस तरह से जीवन को भी एक नशा, जीवन भी एक नशा है जब हम कुछ नया अपने जीवन में बेहतर करने के लिए देंगे। ऐसे ही जो हमने इन महापुरुषों को लिया, इन महापुरुषों से सीखा, फिर इन अदले से दुख में पड़कर हम आत्महत्या कर लें, कदापि नहीं। क्यों कर जाते हैं? एक होनहार हमारे देश के युवा, एक अच्छे युवा, इन तमाम वंशज, यही एक कारण था बहुत सारे आत्महत्या को गले लगाकर। नहीं मित्र, आत्महत्या को गले नहीं लगाना है, बल्कि हमें कल का उज्जवल भविष्य देखना है। तभी हम आज और अपनी आगामी 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत में
स्वर्णिम इतिहास लिखने के लिए स्वर्णिम तरुण और स्वर्णिम युवा काल का हम निर्माण कर पाएंगे। आप सभी ने मुझे सुना और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई हो, तो हमें ज़रूर अपना सुझाव दें। इस बीच में जो छूट रह गई हो मैं कोशिश करूँगा अगली एपिसोड में से पूरा करने के लिए। मैं दोबारा कि आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311124880। ईमेल आईडी है सक्षम sakcham@del1@gmail.com। यूट्यूब पर चैनल पर देखने के लिए सक्षम दिल्ली करके हमें देख सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसे ही आपके लिए रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर के हम सातों दिन अपने एक नई एपिसोड नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ उपस्थित होता हूं। आज का जो एपिसोड था ये किशोरावस्था से लेकर युवावस्था तक का सफ़र का। मुझे लगता है कि समय की अपनी प्रतिबद्धताओं को लेकर के अपने कार्यक्रम को अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। लेकिन ध्यान रहे, सावधान रहे, हम आज की 21वीं सदी के युवा हैं। हमें आविष्कार करना है, सृजन करना है, खोज करना है और 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत का निर्माण करना है। इसी के साथ आप सभी दर्शकों का सक्षम लाइव की तरफ से और मेरी तरफ से सादर प्रणाम, नमस्कार।